गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अभी तक प्रोबेबिलिटी के 3 लेक्चर्स किए थे, ठीक है। उसमें हम थोड़े बेसिक और मॉडरेट इक्वेशंस किए थे। अब आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो बेसिकली रहेगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चंस करेंगे, प्लस हम उसमें मिक्सचर करेंगे, ये मिक्सचर ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से क्वेश्चंस, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, इन अ सिटी ऑफ 5 मिलियन पीपल। हमारे पास एक सिटी है, उसमें टोटल 5 मिलियन पीपल है। देयर आर 1 मिलियन पॉलिटिशियंस। उसके अंदर पॉलिटिशियंस है 1 मिलियन। 10% आर सिलेक्टेड रैंडमली फ्रॉम द सिटी। उस सिटी से रैंडमली हमें 10% सिलेक्ट करने हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट मोस्ट 3 ऑफ देम आर पॉलिटिशियंस? क्या प्रोबेबिलिटी दैट एट मोस्ट मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम उन 10 में से 3 पॉलिटिशियंस हो सकते हैं। मैंने आपको बताया था एट लीस्ट और एट मोस्ट में डिफरेंस। एट मोस्ट 3 का मतलब होता है मैक्सिमम 3, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, क्या होता है कोई भी। और एटलीस्ट होता था, अगर एटलीस्ट 3 होता तो कम से कम तो 3 होंगे, तो 3 से ज्यादा भी हो सकते थे। तो एटलीस्ट में हम उस एटलीस्ट जो फिगर होती है उसके हम उसका मैक्सिमम फिगर लेते हैं, और एट मोस्ट में हम मिनिमम तक लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, क्वेश्चन में कैसे जज किया जाता है कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। आपको इनिशियल में हमारे पास इसमें एक प्रोबेबिलिटी अवेलेबल हुई, जैसे मेरे को पता है कि हमारे पास टोटल 5 मिलियन पीपल है, उसमें से 1 मिलियन क्या पॉलिटिशियंस। तो 5 मिलियन में से 1 मिलियन पॉलिटिशियंस है। मुझे पता लगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉलिटिशियन कितनी होगी, 1/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉलिटिशियंस होगी 1/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉलिटिशियंस होगी 1/5, ठीक है ना। मतलब पॉलिटिशियंस की प्रोबेबिलिटी मेरे पास है 1/5। अब कहता है कि मुझे 10% सिलेक्ट करने हैं रैंडमली सिटी से, 10 में से कोई भी 3% सिलेक्ट करने हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट मोस्ट 3 ऑफ देम आर पॉलिटिशियंस? क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि उन 10 में से मैक्सिमम 3 मेरे क्या होंगे, पॉलिटिशियंस। तो जब भी आपका जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, उस केस में आपका एक सिंपल सा फॉर्मूला था, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू एनसीआर। तो हमारे पास आ जाएगा एफ, मैं बताता हूँ एफ क्या होता है। एफ की पावर हमारे पास आ जाएगा आर, आ जाएगा एफ आर की पावर, ठीक है। एफ का मतलब है फेवरेबल, फेवरेबल प्रोबेबिलिटी क्या है, और एफ बार का मतलब अगेंस्ट प्रोबेबिलिटी। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आपको क्वेश्चन करके समझ आएगा। देखिए मुझे पता है कि नंबर ऑफ मुझे कितने परसेंट चुनने हैं, 10। 10 में से कितने चुनने हैं, 3। तो मेरे पास टोटल परसेंट अवेलेबल है 10। उस 10 में से कोई भी मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 चुन सकता हूँ, ठीक है। अब इसमें केसेस बन सकता है, क्या पता 10 में से अगर मैं 3 चुनता हूँ, अगर मैं 10 में से 3 चुनता हूँ तो एट मोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा 3 पॉलिटिशियन हो सकते हैं। तो मतलब फेवरेबल मतलब पॉलिटिशियंस गुना पॉलिटिशियन होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/5 की पावर 3 रहेगा। और अगेंस्ट, अगेंस्ट मतलब अगर 5 में से 1 पॉलिटिशियन है तो पॉलिटिशियंस कितने नहीं होंगे, 4। तो यहाँ पे आ जाएगा 4/5 की पावर। अब यहाँ पे n-r मतलब 10 - 3 7। ये आया जब तीनों के तीनों पॉलिटिशियंस होते। अब अगर एट मोस्ट 3 पॉलिटिशियंस थे, तो अगर 2 पॉलिटिशियंस होते तो अगर 2 पॉलिटिशियंस होते तो 10 में से 2 पॉलिटिशियंस होते। अब अगर 2 पॉलिटिशियंस है तो उनकी फेवरेबल केसेस आएंगे, तो मतलब 2 पॉलिटिशियंस है तो पॉलिटिशियन होने का फेवरेबल केस 1/5, तो फेवरेबल आएगा 2, ये आर हमारे पास 2 है, 8 होगा। और इस केस में हमारे पास अगेंस्ट कितना आएगा, 4/5 की पावर 8 आएगा। ये n-r होता है, तो 10 - 2 8। अब क्या बताऊं 10 में से एक ही पॉलिटिशियन हो, क्या पता हूं 10 में से एक ही पॉलिटिशियन हो, तो बन जाएगा 1/5 की पावर 1। सिर्फ एक ही फेवरेबल केस आएगा पॉलिटिशियन का, तो बन जाएगा 4/5 की पावर 9 बनेगा ये। और क्या पता उनमें से कोई भी पॉलिटिशियन ना हो, 10 में से 0 हो। अगर कोई पॉलिटिशियन नहीं होगा, सीधी सीधी बात है कि जो सारे के सारे मेरे क्या होंगे, सारे के सारे मेरे अगेंस्ट में जाएंगे, क्योंकि 4/5 1/5 1 अगर ये 0 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 1/5 का 0 हो जाएगा ना। ये केस मेरे बन सकते हैं एट मोस्ट। अगर सिर्फ 3 पॉलिटिशियंस बोला था तो मैं सिंपल एक केस है, एट मोस्ट बोला तो ये सारे केस। अब देखिए इन सब में आप देखोगे आंसर में हमारे पास 4/5/7 कॉमन। देखिए 4/5 की पावर 7, 4/5 की पावर 8, 4/5 की पावर 9, 4/5 की पावर 10, मतलब मिनिमम 4/5 की पावर 7 कॉमन ले सकता हूं। 4/5 की पावर 7 कॉमन लेता हूं। यहां पे क्या बच गया, 10c3 into 1/5 में कितना हो गया 125, 7 तो कॉमन निकल गया, प्लस 10c2। अब 1/5 ये तो आएगा मेरे पास, 1/5 1/25। अब 4/5 8, उसमें से 7 हिस्सा तो निकल गया, 1 4/5 बच जाएगा।
फिर हमारे पास आ गया 10c1 इंटू 1/5, ये तो रहेगा 4/5 ओवर 9, 7 निकल गया तो बच जाएगा 4/5 का स्क्वायर बचेगा, मैं इसको लिख लेता हूँ 16/25 लिख सकता हूँ। तो लास्ट में 10c0 4/5 7 निकल गया तो पीछे बच गया 4/5 के ऊपर 3 बच जाएगा, तो 4 का क्यूब 64, 5 से क्यूब 100, ठीक है। वैसे ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी 1/125 है, 1/25 इंटू 5 125, 25 इंटू 5 125, 125 मतलब मैं 1/125 भी कॉमन ले सकता हूँ, तो मतलब मैं इसको 4/5 की पावर 7 तो है ही है, और अगर 1/125 भी मैं इसमें कॉमन ले लूँ, अगर 1/125 भी कॉमन ले लूँ, देखो अंदर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 10c3, यहाँ बचेगा 10c2 इंटू 4, ये तो चला गया, प्लस यहाँ बचेगा 10c1, ये तो चला गया इंटू 16, यहाँ 10c0 इंटू 16, ठीक है, इंटू 64। ठीक है बच्चे, ये क्लियर है, इसी पर हाथ रखिए, ठीक है। अब इसके आगे हमें इसको अगेन एक्सपैंड करना और सोल्यूशन निकालना, मैं ये रब कर देता हूँ। देखिए ये मेरा बन जाएगा यहाँ से, लेकिन ये बात स्टेप यहाँ पे ले रहा हूँ, तो 4/5 की पावर 7 इंटू 1/125, आपको पता है 10c3 क्या होगा, 10 इंटू 9 इंटू 8 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 10c2 कितना होगा, 10 इंटू 9 अपॉन 2 इंटू 1 इंटू 4 प्लस 10c1 होगा हमारे पास 10 इंटू 16 प्लस 10c0, अब NC0 बोलो सर, NC1 तो हमारे पास n होता है, तो NC0 क्या होगा, इससे निकाल के देख लीजिए, पता लग जाएगा। देखो 10C0 NC आ गया था हमारे पास n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, हमारे पास 0 फैक्टोरियल क्या बताया था आपको, 0 फैक्टोरियल मैंने बताया था आपको 1 होता है, ठीक है ना, तो 0 फैक्टोरियल 0 नहीं लिखेंगे, क्या आ जाएगा 1 इंटू 64, ठीक है, देखिए ऐसा लगेगा 2 टू द 4, एक भी कटेगा, 3 6 9, 2 5 10, तो बच गया हमारे पास 4/5 की पावर 7 इंटू 1/125, यहाँ पर 5 इंटू 3 15, 15 इंटू 8 120, 10 इंटू 9 90, 90 इंटू 2 180, 120, 16 इंटू 10 160, 10 64, ठीक है, तो ये हमारा कितना बन गया 4/5 की पावर 7 इंटू 1/125 इंटू कर दो इसको प्लस, कितना आ गया 4 6 6 12 12 8 20 20 और 2 22 2 3 4 5 6 624, ठीक है। अब देखिए हमारा जो आंसर है, हमें 4/5 7 चाहिए साथ में पॉइंट में, मतलब कि मैं 4/5 की पावर तो 7 लिखूंगा, यहाँ पे आ गया 624/125, अगर आप 125 का टेबल पढ़ोगे 125 इंटू 2 250, 125 इंटू 4 500, 125 इंटू 5 125 इंटू 5 कितना हो गया 500 प्लस 125, ठीक है ना, 625 का मतलब 125 इंटू 4 करूंगा तो कितना आएगा 500, और 125 इंटू 6 करोगे तो ज्यादा चला जाएगा, 125 इंटू 6 करोगे 6 5 30, 6 3 12 3 15, 125 इंटू 5, 125 इंटू 5 करेंगे 625 ज्यादा हो जाएगा, मतलब 125 इंटू 4 पॉइंट से जाएगा, मतलब 4 पॉइंट से जाएगा ना, मतलब 4 पॉइंट समथिंग से जाएगा, तो आप सीधे ऑप्शन में देखोगे हमारे पास 4.3 ऑप्शन, जब एनओटी ना हो, एनओटी नहीं है तो 4.19 ऑप्शन है हमारे पास, 4/7 तो हमारे पास हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस में ये वाला फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था, NCR फेवरेबल केसेस की पावर R, अनफेवरेबल केसेस की पावर n माइनस r तब यूज करते हैं जब हमारे पास इनिशियली क्वेश्चन हमारे पास प्रोबेबिलिटी गिवन हो, और उसी की प्रोबेबिलिटी हमें एक अलग केस में निकालनी, क्लियर है, ठीक है।
इसी का एक क्वेश्चन और लिखिए। क्वेश्चन है द प्रोबेबिलिटी दैट अ मैन कैन हिट अ टारगेट इज 3/4। द प्रोबेबिलिटी दैट अ मैन कैन हिट अ टारगेट, हमारे पास प्रोबेबिलिटी दी है कि हमारे पास एक टारगेट है, अब पर्सन उसको हिट करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है 3/4। तो मतलब ना हिट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/4। ही ट्राइड 5 टाइम्स, अब वो 5 बार ट्राई करना। द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल हिट द टारगेट एटलीस्ट 3 टाइम्स, कम से कम 3 बार तो वो हिट करेगा ही। तो कम से कम 3 बार मतलब वो 3 बार भी कर सकता है, वो 4 बार भी कर सकता है और वो 5 बार भी हिट कर सकता है। तो आपको सारे केसेस लेने पड़ेंगे। देखिए इसको कैसे करेंगे। अगेन हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग दी हुई है दैट इज इक्वल टू 3/4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हिटिंग दी है हमारे पास 1/4। ठीक है, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, ही ट्राइड 5, उसने 5 बार ट्राई किया, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी 5 बार ट्राई किया, द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल हिट द टारगेट एटलीस्ट 3 टाइम्स, कम से कम 3 बार तो करेगा। तो मतलब क्या करोगे, 5 में से 3 बार करेगा तो 3 बार से टारगेट हिट होगा। 5 में से 3 बार करो, तीनों बार हिट हो रहा है, वो तीनों बार हिट हो रहा है तो तीनों बार हिटिंग की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 3/4। कितनी आएगी 3/4। और क्या है 3, क्योंकि हिटिंग हमारे पास 3 बार हो रही है और नॉट हिटिंग कितनी बार हो रही है 2 बार। प्लस क्या पता अगर 5 में से वो सिर्फ 2 बार हिट कर रहा होता, अगर 2 बार हिट कर रहा होता तो उसकी फेवरेबल केसेस है उसकी पावर 2 आ जाती है और जो अनफेवरेबल है उसकी पावर 3 आ जाती है। सॉरी 3 नहीं 4, कम से कम 3, he will hit the target at least 3, कम से कम 3 बार तो करेगा, 3 से ज्यादा भी कर सकता है, 3 से ज्यादा भी कर सकता है। तो ये 4 बना गया, कम से कम 3 बार है ना, एटलीस्ट में मोस्ट में चला गया, एटलीस्ट कम से कम 3 बार तो हिट करेगा, तो 3 बार भी कर सकता है, 4 बार भी कर सकता है, 5 बार भी कर सकता है, एटलीस्ट में तो कम से कम 3, तो 3 से ऊपर ही जाएंगे। अगर 4 बार करेंगे तो 4 बार फेवरेबल के केसेस आ जाएंगे, एक बार अनफेवरेबल। क्या पता वो 5 में से 5 की 5 हिट कर देता, मतलब उसके सारे के सारे केसेस आ जाते, सारे 1/4 होगा इस तरह। ठीक है जी, अब देखो हमारे पास अगेन यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं 3/4 पावर 3 पावर 4 पावर 5, मैं यहाँ पे 3/4 की पावर 3 तो कॉमन ले सकता हूँ, अंदर में 5c3 हो जाएगा। आपको पता है 5c3 और 5c2 बराबर होता है, रिड्यूस करो बस आपकी चॉइस है, तो नहीं मैं इसको 5c2 भी लिख सकता हूँ, 5c3 करोगे तब भी आएगा, 5c1 इसको रिड्यूस कर दिया 5c2, तो यहाँ पे आ गया 1/4 का स्क्वायर 16 प्लस 5c4 मतलब 5c1 इंटू 3/4 में 3 तो चला गया, पीछे एक 3/4 बच गया, तो पीछे बच गया 1/4, 5c5 1, 5c5 1, उसके बाद हमारे पास ये आ गया 3/4 पावर 5, उसमें से पावर 3 चला गया, 3/4 का स्क्वायर और इंटू 1 ही हो जाएगा।
ठीक है, समझिए हमारे पास। अब तो यहाँ भी 4 का स्क्वायर 16, 4 16, 4 का स्क्वायर 16, मतलब मैं 3/4 का क्यूब तो था ही, साथ में अगर 1/16 भी कॉमन ले लूं, 16 कॉमन ले लूं, अंदर बचेगा 5c2। 5c2 क्या होता है? 5 × 4/2 × 1 प्लस 5c1 क्या होता है? 5। अब देखो 4 4 तो 16 चला गया वो, लेकिन ये ऊपर वाला 3 तो रहेगा, बिल्कुल रहेगा। यहाँ पे 4 4 तो 16 चला गया, 3 का स्क्वायर 9 9 रहेगा, ठीक है। ये 2 से कट जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा। अब मैं इसके आगे यहाँ पे कर रहा हूँ 3/4 की पावर वैसे कितना हो गया? 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64 इंटू 1/16 इंटू, इन सबको प्लस करो जरा, कितना हो गया? 5 × 2 10 प्लस 5 × 3 15 प्लस, ठीक है, 15 10 25, 25 और 9 34, मतलब ये आ गया मेरे पास 34 आ गया। अब तो 34 से वैसे कट जाएगा, ये 2 8 जा 2 17 जा 17 जाता नहीं जाता। अब मेरे पास सोल्यूशन का इस तरीके से। अब देखो मैं डिनोमिनेटर देखना चाहूँ तो 5 बराबर 5 में ये न्यूमरेटर भी लगेगा 64 × 8 आप आ जाएगा 27 × 17 64 × 8 कितना आ गया? 8 4 32 2 3 कैरी 8 6 48 41 3 मतलब 512 500। लेकिन एनओटी है हमारे पास, लेकिन हम न्यूमरेटर निकालेगा, न्यूमरेटर नहीं होता, अगर एनओटी मेरे पास नहीं होता तो मैं 512 देख के टिक कर देता, ठीक है। 27 × 7 7 49 7 × 14 4 18 7 2 9 8 7 15 2 3 1 4 459, मतलब 459 हमारे पास आ जाएगा। ये विजिबल है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको आ जाएगा 459/500, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ ये आ गया इस तरीके से। तो ऐसे क्वेश्चन आपको जज करने पड़ते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में कि हमारे पास इसमें कंडीशन दी हुई है पहले की प्रोबेबिलिटी, और फिर वो बोल रहा है कि अगर ऐसा केस हम दोबारा लें, 5 बार शूट करें टारगेट तो एटलीस्ट 3 बार करें तो उसमें क्या प्रोबेबिलिटी होगी। उस केस में हमारे पास वो बेसिक फॉर्म में याद आता है, हम पहले NCR फेवरेबल की पावर R फेवरेबल नॉट की पावर N, ये बेसिक फॉर्म में याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है हमारे पास 1/3 ऑफ 12 ऑरेंजेस, हमारे पास टोटल 12 ऑरेंजेस हैं, उसमें से हमारे पास 1/3 क्या है? रॉटन। ठीक है, हमारे पास टोटल कितने ऑरेंजेस हैं? 12 ऑरेंजेस है, उसमें से 1/3 रॉटन, मतलब मेरे पास टोटल ऑरेंजेस हैं 12, इसमें से मेरे पास रोटन
इतने आ गया 1/3, मतलब 4 ऑरेंजेस रोटन है, मतलब 8 ऑरेंजेस, ठीक है। अब कहता है 4 ऑरेंजेस आर टेकन आउट रैंडमली, मुझे 4 ऑरेंजेस रैंडमली निकालने हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल ऑरेंजेस आर रोटन, क्या प्रोबेबिलिटी होगी वो सारे के सारे रोटन होंगे। तो अब मतलब प्रोबेबिलिटी क्या होता है हमारे पास, फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस। अब टोटल मतलब उन 12 ऑरेंजेस में से मैं 4 तो कोई भी निकाल सकता हूँ, मतलब टोटल तो आ गए 12 में से मैं कोई 4 निकाल सकता हूँ, लेकिन फेवरेबल मतलब मेरे को सारे के सारे ऑरेंजेस क्या होने चाहिए, रोटन। समझ आ रहा है, मेरे पास रोटन कितने अवेलेबल है, रोटन मेरे पास है 4, तो मुझे निकालने कितने रोटन ऑरेंजेस, भी 4 ही निकालने, तो 4 में से मुझे 4 ही निकालने, ठीक है। तो 4 से 4 आ गया 1, 12 से 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9, 4 इंटू 3 12, 5 क्या आ गया 1/55 इंटू 9, 55 इंटू 10 10.5 550, 550 में से आप 55 माइनस कर लो, 500 495 सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है हमारे पास 3 लेटर्स, हमारे पास टोटल 3 लेटर्स हैं हमारे पास, ये 3 letters written to different persons and addresses on the envelope are also written। मतलब ये 3 लेटर्स हैं और ये इनके 3 इनवेलप्स हैं, ये इनवेलप है, ये इनवेलप है, ये इनवेलप। इन इनवेलप्स पे एड्रेस भी लिखा हुआ है, मतलब ये इनवेलप लेटर इसी पर्सन को जाना है, ये इनवेलप इसी पर्सन को जा रहा है और ये इनवेलप इसी पर्सन को, ठीक है। ये जो लेटर्स हैं डिफरेंट पर्सन के, without looking at the addresses the letters are put into the envelope, बगैर देखे हुए हमने उन लेटर्स को इनवेलप में डाल दिया, ठीक है। the probability that the letters into the right envelope, मतलब जो लेटर था वो राइट एनवेलप में जाना चाहिए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। देखो अब ये एनवेलप जब इसी में जाएगा, ये एनवेलप ये लेटर जब इसी एनवेलप में जाएगा और ये लेटर भी जब इसी एनवेलप में जाएगा, मतलब हमारे पास एक ही ऐसा पॉसिबल केस बनेगा जब तीनों की तीनों अपनी राइट एड्रेसेस हो जाएंगे। उसने बोला कि व्हाट द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर इनटू द राइट एनवेलप, कि हमारे लेटर्स जो हैं, हमारे लेटर्स मतलब सारे के सारे जो लेटर्स है वो राइट एनवेलप में जाए, मतलब तीनों के तीनों लेटर्स का एक ही ऐसा केस बनता है जब तीनों के तीनों अपने सही एड्रेसेस पे जाएंगे। ये तो अब हमारे पास पॉसिबल अदर केसेस क्या बनते हैं, ये इसमें जाए, ये वाला लेटर इसमें चला जाए, ये वाला लेटर इसमें चला जाए, या फिर ये वाला लेटर इसमें जाए, ये वाला लेटर इसमें चला जाए, ये वाला लेटर इसमें चला जाए, या फिर ये वाला लेटर इसमें जाए, ये वाला लेटर इसमें चला जाए, ऐसे हमारे अभी पॉसिबल केसेस बनेंगे। तो देखिए
अब प्रोबेबिलिटी आपको पता है, प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होती है, फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस। अब फेवरेबल कंडीशन तो मेरे पास एक ही है जिसमें मेरे तीनों के तीनों लेटर्स उनके राइट एड्रेसेस वाले इनवेलप में जाएंगे, तो एक ही कंडीशन है। तो जब ये वाला लेटर इस इनवेलप में जाएगा, ये वाला लेटर इस इनवेलप में जाएगा, ये वाला लेटर इस इनवेलप में जाएगा, तभी वो एक सिंगल केस माना जाएगा जब सारे के सारे लेटर अपने राइट इनवेलप में जाएंगे, तो मेरे पास एक ही केस आएगा। अब टोटल केसेस, अब देखिए मेरे पास लेटर्स कितने हैं, 3, इनवेलप कितने अवेलेबल हैं, 3। तो पहले की बात होता है, पहले इनवेलप में कितने लेटर जा सकते हैं, पहले इनवेलप में तीनों के तीनों लेटर जा सकते हैं, पहले इनवेलप में तीनों के तीनों लेटर जा सकते हैं, मतलब तीनों के तीनों जा सकते हैं, लेकिन तीन से जाएंगे कितने, एक। कॉम्बिनेशन बड़ा था हमने, पहले वाले में 3 लेटर जा सकते हैं लेकिन तीनों में से जाएगा कौन सा, एक, लेट इट बी कोई भी है। तो यहाँ पे एक चला गया, पीछे कितने बचे, 2 लेटर्स, इनवेलप कितने बचे, 2। तो अगले वाले में भी 2 लेटर्स तो नहीं जाएंगे, 2 में से लेटर एक जाएगा चूज करके। हमारे पास अवेलेबल 2 लेटर्स हैं, लेकिन उन लेटर में से जाएगा तो एक ही लेटर से इनवेलप में से, वो एक भी चला गया। पीछे कितना बचा है, एक में से एक यहाँ चला जाएगा, मतलब टोटल लिस्ट में पास आ जाएगी C1 C1 into तो बन जाएगा 1/3 into 2 6 into 1 6, मतलब 1/6 हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई कि जो सही लेटर है वो सही इनवेलप में जाए उस केस में। क्लियर है? क्वेश्चन ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है अगला हमारे पास, 4 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, हमारे पास 4 बॉयज और 3 गर्ल्स हैं। 4 बॉयज एंड 3 गर्ल्स स्टैंड इन अ क्यू, वो एक क्यू में खड़े हुए हैं फॉर इंटरव्यू, द प्रोबेबिलिटी दैट दे स्टैंड इन अल्टरनेट पोजीशन। अब 4 बॉयज और 3 गर्ल्स हैं, मतलब मुझे कितनी आ गई, 7, टोटल 7 प्लेसेस अवेलेबल होंगे। अब कहते हैं उन्होंने अल्टरनेटिवली खड़े होना, मतलब एक बॉय एक गर्ल एक गर्ल एक बॉय, इस तरीके से। अब हमारे पास क्या पॉसिबल हो सकता है, अगर तो हम स्टार्ट करते हैं बॉय से, तो ये बॉय ये गर्ल, ये बॉय ये गर्ल, ये बॉय ये गर्ल, ये पॉसिबल कंडीशन है, बिल्कुल है। हमारे पास 4 बॉयज आ गए तो 3 गर्ल्स आ गई। अगर मैं गर्ल से स्टार्ट करता हूँ, ये गर्ल ये बॉय, ये गर्ल ये बॉय, ये गर्ल ये बॉय आता है, क्योंकि बॉयज हमारे पास 4 है। अब देखो यहाँ पे बॉयज हमारे क्या आ गए, क्या आ गए, उसने बोला है कि हमारे पास जो बॉयज एंड गर्ल्स है वो अल्टरनेटिवली होनी चाहिए, इसका मतलब ये कंडीशन हमारे पास नहीं है कि हमारे पास एक कंडीशन आएगी, ठीक है। अब हमें बतानी था प्रोबेबिलिटी दैट इज स्टैंडिंग अल्टरनेट पोजीशन। अब देखो हमारे पास बॉयज 4, हमारे पास ये जो प्लेसेस है, ये लोकेशन, ये प्लेसेस है बॉयज, लेकिन ये वाला बॉय जो, ये वाला बॉय यहाँ भी बैठ सकता है, ये वाला बॉय यहाँ भी बैठ सकता है, ये वाला बॉय यहाँ बैठ सकता है, यहाँ बैठ सकता है। इसका मतलब अगर मैं बॉयज, मतलब ये बॉयज की पोजीशन थी, बॉयज कितने थे मेरे पास 4, तो यहाँ पे उन चारों में से कोई भी बॉय बैठ सकता है, मतलब चारों में से कोई भी बैठ सकता है। जब एक बैठ गया, पीछे बचेंगे 3, यहाँ पे उन तीनों में से कोई एक बैठ जाएगा, पीछे बचे 2, यहाँ पे इन दोनों में से एक बैठ जाएगा, पीछे बचा है वहाँ एक बैठ जाएगा। फिर आगे गर्ल्स की बात, अब यहाँ पे इन तीनों गर्ल्स में से कोई भी बैठ सकती है, मतलब 3 में से कोई भी एक गर्ल बैठेगी, पीछे बची 2 गर्ल्स, उन 2 गर्ल्स में से इस लोकेशन पे 2 में से कोई भी बैठ जाएगी,
फिर पीछे बची एक गल, एक में से एक नहीं बढ़ रहा। क्या गया फेवरेबल केसेस मेरे पास। अब टोटल केसेस क्या आएंगे? ये तो फेवरेबल कंडीशन थी कि उन दोनों को हमने बॉयज और गर्ल्स को अल्टरनेट पोजीशन पर बिठाना, ये हमारी फेवरेबल कंडीशन। टोटल कंडीशन क्या आएगी? टोटल केसेस मतलब कितनी प्लेसेस हैं? 7 प्लेसेस हैं। पर्सन कितने टोटल? 7। तो 7 प्लेसेस 7 पर्सन कितना आ गया? 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल लिखो या फिर आप लिखो 7 C1 into 6 C1 into 4 C1 जितना जो लिख सकते। चलो वैसे अगर 7 प्लेसेस हैं तो उन 7 में से कोई बैठेगा, 6 में से बैठेगा, 5 4 फिर 2C1 गया, 3C1 भी गया, 3 2 जा 6C1 भी गया, 4C1 भी गया, 55 सा क्या ऊपर बचा 1C1, इधर 7C1 5C1 35 सब 1 मतलब 1/35। ये है प्रोबेबिलिटी कि हमारे बॉयज और गर्ल्स अल्टरनेट पोजीशन में बैठेंगे सच दैट कि हमारा जो क्यू होगी वो हमेशा बॉयज से ही स्टार्ट होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिखिए, पहला हमारे पास कंपैरिजन है। सेकंड नंबर 1 है
देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, अब बैग कंटेन्स 20 बॉल्स। हमारे पास में दो स्टेटमेंट है, एक बैग है उसमें 20 बॉल्स है जिसमें रेड, ग्रीन एंड ब्लू है। कहता है फाइंड द नंबर ऑफ रेड बॉल्स इन द बैग। उस बैग में रेड बॉल्स निकालिए, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ ब्लू बॉल इज 2/5। ब्लू बॉल्स को पिक करने की प्रोबेबिलिटी है 2/5। देख रहा हूं ये लिखा हुआ है पिकिंग, पिकिंग, ये रेड बॉल से पिकिंग। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ ब्लू बॉल इज 2/5 एंड दैट ऑफ आइदर रेड और ब्लू। अगर रेड बॉल अगर ब्लू बॉल चुनोगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी 2/5 है, और अगर रेड और ब्लू बॉल चुनोगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी 3/5। हमें यहाँ पे निकालनी है रेड बॉल। तो दूसरी स्टेटमेंट हमारे पास एक बैग है, उसमें 25 बॉल्स हैं जो कि रेड, ग्रीन और ब्लू हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ रेड बॉल, फर्स्टली हमारे पास रेड बॉल पिक करने की प्रोबेबिलिटी है 2/5, और अगर पहली बॉल रेड है, पहली बॉल जो हमने पिक की है, कहता है कि इट वाज रेड एंड विदाउट कीपिंग इट बैक, मतलब एक बॉल हमने निकाल ली, अब उसको नहीं, अब वो बाहर आ गया, पीछे कितनी बॉल बचेंगी, कम हो जाएगी 24। विदाउट कीपिंग इट बैक, वो जो रिमेनिंग बॉल्स है उसमें से आप निकालोगे फिर ब्लू बॉल्स, उसमें से निकालोगे ब्लू बॉल्स, तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/3। बताइए नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स। ठीक है, देखिए इसको कैसे करेंगे हम। मेरे पास देखिए टोटल बॉल्स है 20, हमारे पास दिया हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल कितना दिया हुआ है 2/5। तो अब मतलब प्रोबेबिलिटी हम निकालना है फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस, मतलब नंबर ऑफ, अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल्स निकाल रहा हूं तो आएगा नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। लेकिन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स मेरे पास 5 थोड़ी ना है, वो मेरे पास 20, तो मतलब 5 को क्या बनाऊंगा 20 बनाऊंगा, इनटू 4/4 करेंगे तो बन जाएगा 8/20। इसका मतलब है 20 बॉल्स मेरे पास टोटल, उसमें जो ब्लू बॉल्स कितनी हो गई हैं, ब्लू बॉल्स कितनी हो गई है। दूसरा उसने बोला था एंड दैट ऑफ आइदर रेड और ब्लू, और का मतलब होता है हमारे पास प्लस, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल प्लस ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी हमारे पास दी हुई है 3/4, यानी कि रेड बॉल और ब्लू बॉल हो सकती है, प्रोबेबिलिटी है 3/4। अगेन 4 मतलब टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हमारे पास 20, इसको 20 कैसे बनाएंगे, इसको करेंगे 5/5 से मल्टीप्लाई, कितना बन जाएगा 5 × 3 15/5 तो 20, ये 15 आ गया। इसका मतलब 20 में से रेड और ब्लू मिलकर 15 बॉल्स थी, रेड और ब्लू मिलकर 15 बॉल्स थी, और सिर्फ ब्लू थी 8 बॉल्स। तो अगर रेड प्लस ब्लू 15 आ गई, रेड प्लस ब्लू 15 आ गई, उसमें से रेड प्लस ब्लू मेरे पास 15 आ गई, उसमें से मेरे पास ब्लू कितनी है 8, रेड कितनी होगी 15 - 8 दैट इज 7। मतलब मेरे पास रेड बॉल्स कितनी होगी यहाँ पे 7 रेड बॉल्स थी मेरे पास। ठीक है, मेरे पास नंबर ऑफ रेड बॉल्स। सेकंड केस में आते हैं, हमारे पास ये बैट है, इसमें हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बॉल्स है 25, टोटल बॉल्स है हमारे पास 25, which are red, green and blue. The probability of picking a red ball first. Initial केस में कहा था एक रेड बॉल निकालो, the probability of picking a red ball first is 2/5, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल भी हमारे पास 2/5, लेकिन हमें पता है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 5 नहीं, हमारे पास कितनी है 25, तो आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 से मल्टीप्लाई करोगे बन जाएगा 10/25। अब इसका मतलब है रेड बॉल्स मेरे पास 25 में से 10 है, तो 10 में से चुनूंगा तो एक ना 10 सी रेड बॉल्स हमारे पास 10/25 आ गए। अब कहता है जब हमने द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग रेड बॉल, मैं जब एक रेड बॉल निकाल ली, मैंने जब एक रेड बॉल निकाल ली, इफ द फर्स्ट बॉल वाज रेड एंड विदाउट कीपिंग इट बैक, मतलब मैंने रेड बॉल को निकाला और वो निकाल के बाहर है, उसको अंदर नहीं डाला, तो मतलब अब मेरे पास रेड बॉल कितनी बच जाएंगी, अब मेरे पास रेड बॉल बच जाएगी 9, और टोटल बॉल्स कितनी बच जाएंगी 24, क्योंकि मैंने उस बॉल को बीच में डाला। अगर मैं रेड बॉल को बीच में डालूंगा तो रेड का नंबर तो बढ़ाएगी और टोटल का नंबर भी बढ़ाएगी, and without keeping it back the probability of picking a blue ball, अब blue ball की probability दी हुई है, अब ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी दी हुई है हमारे पास 1/3, लेकिन हमें पता है 1/3 मतलब टोटल 3 बॉल्स है तो उसमें से एक ब्लू बॉल है, लेकिन टोटल बॉल्स हमारे पास 3 नहीं है, टोटल बॉल्स हमारे पास कितनी है 24, तो हम इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे ना जाएगा 8/24, मतलब मेरे पास ब्लू बॉल्स मेरे पास कितनी आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल्स यानी ब्लू बॉल्स कितनी आ गई 8, बॉल्स कितनी आ गई 8। अब बोलता है फाइंड द नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स, तो मतलब ग्रीन बॉल्स मतलब मेरे पास उस बैग में बॉल 3 10 बाद में निकाल दे तो 9 बच गई, लेकिन मेरे पास इनिशियल केस में रेड बॉल्स कितनी आई 10, ब्लू बॉल्स कितनी आई 8, टोटल बॉल्स कितनी है 25, तो मेरे पास रेड आ गई मेरे पास 7, ब्लू आ गई 8, 10 और 8 18, 18 बॉल्स आ गई रेड प्लस ब्लू, तो ग्रीन कितनी होंगी 18 + 7 25, मतलब मेरे पास ग्रीन आ जाएगा 25 - 18, मतलब 17 बॉल्स आ जाएंगी, मतलब ब्लू भी ग्रीन सॉरी रेड भी 7 आ गया और ग्रीन भी 7। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरीके से था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, हमारे पास एक फैक्ट्री वो 4 तरह के अलग अलग प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करती है, PQRS। द चांसेस, जो चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है कि जो प्रोडक्ट्स PQRS के वो डिफेक्टिव होंगे आर 20%, 30%, 5%, 10%। मतलब प्रोडक्ट की 20% प्रोबेबिलिटी है कि वो डिफेक्टिव होगा, प्रोडक्ट 2 की डिफेक्टिव प्रोबेबिलिटी 30% है, प्रोडक्ट आर की 5% प्रोबेबिलिटी है डिफेक्टिव, और प्रोडक्ट एस की 10%। अब एक इंस्पेक्शन हुई, 1 पीस ऑफ ईच प्रोडक्ट, एक इंस्पेक्शन चारों का एक एक पीस निकाला गया, randomly selected, what is the probability that exactly 3 of them are found to be defective। प्रोडक्ट 4 है, कहता है वो प्रोडक्ट किस तरीके से निकाल सकता है कि इन चारों में से एग्जैक्टली 3 ही डिफेक्टिव होंगे, मतलब जो चौथा होगा वो नॉन डिफेक्टिव होगा। तो आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ पी हमारे पास दी हुई है 20%, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पी नॉट कितना हो जाएगा हमारे पास 80%, 80% होगा ना, क्योंकि 100% प्रोबेबिलिटी होती है। वैसे हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू ये हमारे पास दिया कि डिफेक्टिव दिया, ठीक है, डिफेक्टिव प्रोबेबिलिटी ऑफ जो हमारा प्रोडक्ट है वो डिफेक्टिव, उसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है 30%, मतलब हमारा क्यू जब नॉन डिफेक्टिव होगा उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 70%। हमारा जो प्रोडक्ट है वो आर, उसकी डिफेक्टिव प्रोबेबिलिटी है 5%, मतलब जब वो डिफेक्टिव नहीं होगा उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 95%। और जो प्रोडक्ट हमारा एस है उसकी डिफेक्टिव प्रोबेबिलिटी है 10%, मतलब जब एस हमारा नॉन डिफेक्टिव होगा उसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 9%। ठीक है, अब हमें कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 3 ऑफ देम आर डिफेक्टिव, मतलब 3 डिफेक्टिव, मतलब चौथा क्या होगा नॉन डिफेक्टिव, मतलब इनमें से हर एक बार एक क्या होगा नॉन डिफेक्टिव। मतलब मैं मान लेता हूं, एक बार मान लेता हूं मेरे पास पी भी डिफेक्टिव है, क्यू भी डिफेक्टिव है, आर भी डिफेक्टिव है,
लेकिन एस जो है नॉन डिफेक्टिव है। एक बार एस को नॉन डिफेक्टिव मान लिया, मैंने मान लिया पी भी डिफेक्टिव है, क्यू भी डिफेक्टिव है, आर नॉन डिफेक्टिव है और एस भी क्या डिफेक्टिव है। एक बार एस को नॉन डिफेक्टिव मान लिया, एक बार आर को डिफेक्टिव, एक बार आर को मैंने नॉन डिफेक्टिव मान लिया, एक बार एस को नॉन डिफेक्टिव मान लिया, ठीक है। अब एक बार क्यू को नॉन डिफेक्टिव मान लेता हूं, पी मेरा डिफेक्टिव है, क्यू मेरा नॉन डिफेक्टिव, PQRS plus PQRS plus PQRS मल्टीप्लाई कब तक आता है जब ये केस कंप्लीट ना हो। यहाँ पे मेरे पास Q आ गया नॉन डिफेक्टिव, लास्ट में आ जाएगा मेरे पास जो P होगा अगर नॉन डिफेक्टिव, बाकी सारे के सारे डिफेक्टिव होंगे, ठीक है। तो देखिए क्या आ जाएगा, P की कितनी थी 20%, Q 30%, R 5%, लेकिन S नॉन डिफेक्टिव कितना आ जाएगा 90%। फिर P कितना आ गया अगेन 20%, Q कितना आ गया 50%, R नॉट आ गया 95% और S कितना आ गया 90%, S आ गया 10%, ठीक है ना। 10% प्लस P कितना आ गया 20%, Q बार आ गया 70%, R आ गया 5%, S आ गया मेरे पास 10% प्लस P बार आ गया 80%, Q आ गया मेरे पास 30%, उसके बाद R आ गया मेरे पास 5%, S आ गया मेरे पास, ठीक है। मतलब पहले वाले 20 30 5 90, ठीक है, 20 30 95 10, ठीक है, 20 70 5 10, ठीक है, 80 30 5 10, ठीक है। अब इसको हमें सॉल्व करना है, सॉल्व कैसे आप कर लोगे, देखो कैसे करेंगे। और देखो परसेंट का वो होता है 100 होता है, परसेंट का होता है 100, तो मैं ऐसा कर लेता हूँ, ऑप्शंस आपने लिखी होंगी, ठीक है। मैं परसेंट का यहाँ परसेंट कितने जीरो आएंगे, 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, मतलब कि बाहर में कितने जीरो आ जाएगा 1 2, यानी कि 10 की पावर कितना आ जाएगा 2 2 4 2 6 2 8 और ये आ जाएगा कम, अंदर क्या बचेगा देखो 20 into 30 into 5 into 90, ये बचेगा ना 20 into 30, मैं डायरेक्टली करता हूं 20 into 30 600, 3 600 आ गया, 600 into 5 3000, 3000 into 90 3000 into 90 327 और 3 0 आ जाएगा 27000 आ जाएगा, ये आ जाएगा 27000 प्लस आगे आ जाओ 3 दूनी 6 6 into 3 दूनी 6 600 600 into 6000 6000 into 95, ये चला गया। आगे आ जाओ 7 into 2 14 1400 1400 into 10 14000, 14000 into 7 दूनी 14 1400 1400 into 10 14000 into 5, दिख रहा है आपको, इसमें आ जाएगा 27000 प्लस 27000 प्लस 27000 आएगा मतलब इसका इसका कितना आ रहा है 3 दूनी 6 6000 3 दूनी 6 चलो 3 दूनी 6 600 600 6000 6000 into 95 प्लस 7 दूनी 14 1400 into 14000 into 5 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 8 या 24 2400 2400 into 10 24000 into 5, अब देखो सब यहाँ पे कितने जीरो दिख रहे हैं 3 3 3 और 3 3 जीरो सब में दिख रहे हैं, मतलब 10⁻3 तो कॉमन आ जाएगा, नीचे बन गया 10⁻8, अंदर बच गया 27 प्लस 6 into 95 है ना, 6 into 95 6 5 30 0 3 6 9 54 57 प्लस यहाँ पे 3 जीरो 14 into 5 70 प्लस ये 3 जीरो चले गए 24 into 5 120,
ठीक है। अब यहाँ पे आपका ये चलेंगे कितना आ जाएगा, 1/10⁵5 570 प्लस 120 670 670 प्लस 20 690 690 प्लस 10 करोगे 700 760 760 और 27 760 और 27 787 हमारे पास के ऑप्शन अवेलेबल थे, कैलकुलेशन गड़बड़ है 22,000 6 × 35 यहाँ पे 4 0 आएंगे ना, यहाँ पे 4 0 आएंगे, यहाँ पे 3 × 6 600 × 5 3000 3000 × 90 था 3000 × 90। देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे 20 × 600 × 5 3000 क्या था 3000 × 90 2,70,000 2,70,000 है। ठीक है, बाकी तो ठीक ही लगा मेरे गलती तो 3 0 चलेंगे, यहाँ बचेगा 270। अब 270 को करो जरा, अब इसको करोगे तो कितना आ जाएगा 570 270 120 0 7 21 और 23 3 2 5 7 2 9 और 1 10 1030 आएगा 1030 आएगा 1030 अपॉन 10⁵5 अपॉन 10⁵5। ठीक है, 10⁵5 क्यों आएगा क्योंकि हमारे पास यहाँ पे था 10⁵3 अपॉन 10⁵8। ठीक है, 10⁵8 था हमारे पास यहाँ पे, तो जब यहाँ से मैं 3 3 0 कॉमन हो गया ऊपर आ जाएगा 10⁵5। सॉरी 3 0 कॉमन होगा तो 10⁵3 आ जाएगा, तो कैंसिल करोगे तो 10⁵5 बॉटम में बचेगा। देखो 10⁵5 है, पॉइंट लगाओगे तो 1 2 3 4 मतलब ये अप्रोक्सीमेटली 0.103 का अप्रोक्सीमेट हमारे पास ये एक ऑप्शन था 0.103 ऐसा ऑप्शन, तो वही हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, बाकी इसमें क्वेश्चन बड़े अलग अलग वैरायटीज के हैं, आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, जितने क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करिए। अब इसका अगला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे रीजनिंग का, एंड हम उसका स्टार्ट करेंगे ब्लड रिलेशन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू, प्रैक्टिस करिए।